Hello and welcome to another session of Current Affairs and News Analysis by Arohan Civil Service Institute. Today we will be discussing about the major current affairs and news that came up on 25th August 2023. याद रखिएगा कि आपको इस सेशन में शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसी के साथ साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे सेशन के एंड में आपको उनके बारे में भी बताया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे वेबसाइट में जाकर के करंट अफेयर्स को डाउनलोड करना चाहे तो वहाँ से भी कर सकते हैं, या जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम में आरोहन सिविल सर्च करने पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा। हमारे वेबसाइट में जाने के लिए आप www.arohancivilserviceinstitute.com पर जाकर इस सेशन के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी और विषय के बारे में जानकारी लेनी है तो आप 7002216693 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ जो हमारा चंद्रयान 3 है उसका जो लैंडर मॉड्यूल था, यानी कि जो विक्रम लैंडर मॉड्यूल है वो परसों यानी कि परसों शाम चंद्रमा के सतह पर लैंड हो चुका था। उसी के साथ जो प्रज्ञान रोवर है, जो रोवर मॉड्यूल है, इसरो की माने तो रोवर मॉड्यूल ने अपना काम शुरू कर दिया है एंड इट इज़ ऑन शेड्यूल। इट इज़ ऑन शेड्यूल यानी कि शेड्यूल में वो काम कर रहा है। और जो वर्ड, जो सेंटेंस, जो फ्रेज इसरो ने यूज़ किया है दैट रोवर हैज़ स्टार्टेड इट्स वॉक ऑन द मून, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। चंद्रयान 3 को लेकर के जो वीडियो है वो आप सभी को प्राइवेट सेशन में मिल चुका है। आगे बात करें तो ब्रिक्स की बात करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का सम्मेलन ज्वाइन करने के लिए पहुंच चुके हैं। और ब्रिक्स में जो सबसे बड़ी जानकारी है कि ब्रिक्स को अभी और देशों ने ज्वाइन कर लिया है। जो ब्रिक्स के नए मेंबर्स होंगे वो है सऊदी अरेबिया। इस मैप में आप देख सकते हैं जो सऊदी अरेबिया है, ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो इन देशों ने ब्रिक्स का जो ब्लॉक है उसको ज्वाइन कर लिया है। इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। अगर माने तो कुछ दिनों पहले हम लोगों ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की मीटिंग देखी, जहां पर ईरान एक नए मेंबर के रूप में ईरान ने एससीओ को ज्वाइन किया था। अब फिर से एक बार ब्रिक्स में भी हम लोगों ने ईरान को एज ए सदस्य ज्वाइन कर लिया है। अगर जियोपॉलिटिक्स की माने तो स्ट्रैटेजिकली ईरान का जो ये इंक्लूजन है ये भारत के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, मगर भारत और चीन के बीच जो रिलेशन है, जो इंडिया और चाइना के बीच जो रिलेशन है, उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता नज़र आएगा। क्योंकि ईरान, यूएई और सऊदी के बीच का जो पीस पैक्ट है वो कुछ दिनों पहले चाइना के मध्यस्थता में, जो चाइना ने इसको ब्रोकर करते हुए जो पीस पैक्ट है वो साइन करवाया था। तो अगर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया का ब्रिक्स में आना भारत के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, पर भारत चीन रिश्तों में जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है वो इन सदस्यों के आने से हो जाएगा। क्योंकि अब से ब्रिक्स में अपने वोट्स को मजबूती से रखने के लिए, अपने बात को मजबूती से रखने के लिए भारत को और भी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती। अगर बात करें तो पिछले 13 सालों में साउथ अफ्रीका जब आया था, इससे पहले इसको हम ब्रिक के नाम से जानते थे, BRIC यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। उसके बाद 13 साल पहले साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। 13 साल के बाद फिर से एक रीशफलिंग हम लोगों को ब्रिक्स में देखने को मिला है। बात करें अगर ब्रिक्स की समिट की तो कुछ दिनों पहले ही ये हम लोगों ने न्यूज़ में देखा कि जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने ग्लोबल साउथ की बात की है। मैंने ग्लोबल साउथ, जब वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इंडिया में हुआ था उस समय मैंने बताया था कि ये कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बात करेंगे दोनों की कि ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ क्या है। उससे पहले देख लें कि ये जो मीटिंग है 2019 की मीटिंग के बाद, मतलब पैंडेमिक के बाद, ये आमने सामने होने वाली शी जिनपिंग और मोदी जी की पहली मीटिंग होने जा रही है पैंडेमिक के बाद। और रशियन वॉर इन यूक्रेन के बाद भी
ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्रिक्स की समिट होने जा रही है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पुतिन जो है इनके नाम पर आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये कहाँ पे स्थित है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये हेग में स्थित है। तो इन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो जजमेंट आया था जिसमें पुतिन को एज अ वॉर क्रिमिनल घोषित करते हुए उनके अगेंस्ट में वारंट जारी कर दिया गया था। इसके बाद पुतिन ने कहा था, या रशियन गवर्नमेंट ने ये कहा था कि पुतिन जो है वो ब्रिक्स के सम्मेलन को पर्सनली विजिट नहीं करेंगे, वो पर्सनली नहीं जाएंगे ब्रिक्स में। तो उनके जगह पर जो सर्जे लैवरोव है, उनके फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर, वो इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसीडिंग है अगर देखा जाए तो। 2023 का जो ब्रिक्स समिट है ये 15वां समिट है, इट्स 15th समिट ऑफ ब्रिक्स, और इसको ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो इसके मेंबर्स हैं उनके सभी स्टेट हेड्स इसको ज्वाइन कर रहे हैं। और जो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा, वो इस मीटिंग को चेयर कर रही है। तो आइए बात करते हैं ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स जो है इसको कॉइन करने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो गोल्डमैन सैक्स के जो चेयरमैन थे उस समय 2001 में, जिम ओनील, उन्होंने किया था। फर्स्ट समिट जो है वो 2009 में येकेटेरिनबर्ग रशिया में किया गया था, और 2010 में जो मैंने आपको बताया कि 13 साल पहले साउथ अफ्रीका ने एज अ मेंबर ब्रिक को ज्वाइन करने के बाद इसको हम ब्रिक्स के नाम से जानते थे। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थे उस समय पूरे विश्व में, जो कि अभी इमर्जिंग से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो भारत उभर कर आई है, दोनों इसके मेंबर हैं। ये 41% ग्लोबल पॉपुलेशन यानी कि विश्व के जो पॉपुलेशन है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो ब्रिक्स का हिस्सा है। 24% ग्लोबल जीडीपी और 16% ग्लोबल ट्रेड, यानी कि अगर 2028 तक हम लोग देखें तो लगभग 35% ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो ब्रिक्स के द्वारा ही निर्धारित होगी। जो देखने वाली बात है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इस न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो ब्रिक्स का ही एक इनिशिएटिव है। इसको लेकर के बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है। जो कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है, जो एक फॉरेन रिजर्व अरेंजमेंट जो बनाया गया था, जो कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है, ये भी एक ब्रिक्स का ही इनिशिएटिव है। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, यानी कि ब्रिक्स को लेकर के जो इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है उसी के जैसा एक ब्रिक्स का पेमेंट सिस्टम। इसी के साथ साथ पेमेंट सिस्टम मतलब इसमें एक यूनिफाइड करेंसी की भी बात होती है। तो जो यूनिफाइड करेंसी है उसको लेकर के भी बात आगे अभी तक तो बढ़ती हुई नजर नहीं आती है। कस्टम्स एग्रीमेंट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये दोनों जो है ये दूसरे इनिशिएटिव्स है जो ब्रिक्स के द्वारा लिया गया था। अब जो करेंसी है उसको दिया जा रहा है डी डॉलराइजेशन का नाम, जिसमें अभी जो ब्रिक्स कंट्रीज के जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, यानी कि जो भारत और चाइना की जो खुद की करेंसी है, दोनों इसमें अपने करेंसी को पूरे विश्व में लागू करने की तरफ अग्रसर हो रही है। तो इसमें हम लोगों को ये जरूर देखना है कि जो न्यू करेंसी ब्रिक्स लाने की कोशिश कर रही है वो कितना कारगर साबित होता है। ठीक है, मोदी जी ने ग्लोबल साउथ की बात की, तो आइए जानते हैं ग्लोबल साउथ क्या है। तो जो ग्लोबल साउथ है वो एक्चुअल में जो डेवलपिंग नेशंस हैं, हम लोगों ने सबसे पहले थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को पढ़ा। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से ही ये ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट आया है, जो कि लेस डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और ये साउथ में, यानी कि अगर हम लोग देखें तो साउथ ऑफ जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यानी कि जो ऊपर के हमारे कंट्रीज है, यानी कि जो यूरोप, जो यूरेशिया के कंट्रीज है, यूरेशिया के कंट्रीज यानी यूरोप और रशिया के कंट्रीज, और साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका के जो देश हैं, इनको छोड़ते हुए जो बाकी हिस्सा पूरे विश्व का है जो अंडर डेवलप्ड है, उनको हम लोग एज अ ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है? इन सभी देशों में हमको पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी और जो लिविंग कंडीशन है वो बहुत ही बदतर नजर आता है। लेकिन जो ग्लोबल नॉर्थ है, अगर आप उसमें देखें तो बहुत से जो वित्तशाली देश हैं, जो रिचर नेशंस हैं, वो इन जो नॉर्थ है, जो ग्लोबल नॉर्थ है, उसमें अगर आप देखें तो वहाँ पॉवर्टी बहुत ही कम नजर आता है, इनकम इनइक्वालिटी बहुत कम नजर आता है, लोगों का जो स्टैंडर्ड लिविंग कंडीशन है वो बहुत बढ़िया है वहाँ पर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, अच्छा नॉर्थ में फिर आप ऑस्ट्रेलिया को नहीं डाल सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हम लोग ग्लोबल साउथ से बाहर रखते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो एक
फ्रेज था कि उसने कहा था कि वर्ल्ड बैंक जो है इट मस्ट हैव अ शिफ्ट इन वेल्थ, है ना, शिफ्ट इन वेल्थ, जिसको नॉर्थ अटलांटिक से एशिया पैसिफिक रीजन में करना है। उसने ये एक्नॉलेज किया था कि जो पूरा का पूरा वेल्थ है, क्योंकि जो आप अगर ब्रिटेन का जो एड है, यूके एड उसको देखें, यूएस एड उसको देखें, या फिर जो इकोनॉमी वाइज देखें अगर आप लोग, तो जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है वो अभी ग्लोबल साउथ की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अगर आप इंडिया को देखें, चाइना को देखें, साउथ ईस्ट एशिया को देखें, तो साउथ ईस्ट एशिया जो है, चाइना जो है, मेजर एक्सपोर्टर बन चुका है पूरे विश्व में। ठीक है ना, इसी को मद्देनजर रखते हुए 2023 के जनवरी में भारत में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हम लोगों ने देखा था, जिसको हमारे अमित शाह जी ने होस्ट किया था, है ना। चलिए बात करते हैं दूसरे चीजों के बारे में। तो इन्फ्लेशन एक बहुत ही अहम मुद्दा बनता जा रहा है। इन्फ्लेशन के बारे में अगर बात करें तो इन्फ्लेशन को भारत के आरबीआई ने और मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस का जो पूरा का पूरा मशीनरी है वो मॉनिटर कर रहा है, और उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, डोमेस्टिक और जो हमारे अब्रॉड के जो सिचुएशन बने हुए हैं बाहर और अंदर, उसके कारण इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमको अफेक्ट कर रहा है ना। सबसे पहला चीज इसमें ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, जो टर्की और यूएन के द्वारा एक ब्रोकर डील था, जिसमें जो ब्लैक सी से जाते हुए, क्योंकि यूक्रेन जो है वो वर्ल्ड का एक मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर है, तो जो रशियन वॉर इन यूक्रेन है उसके बाद से क्या हुआ था कि यूक्रेन से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम आ रहे थे, कम यानी कि बंद ही हो चुके थे। इसको ठीक ठाक से फिर से रियलाइन करने के लिए जो एडिबल ऑयल है, यानी कि जो पाम ऑयल है जो बाकी एडिबल ऑयल्स में यूज होता है, या व्हीट है जो पूरे यूरोप में यूज होता है, उसको फिर से रिस्टोर करने के लिए एक ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, जिसमें कहा गया था, जिसमें ये जो रशिया है उसको उसके साथ ब्रोकर करते हुए टर्की और यूएन ने ये उनको ये कहा था कि आप जो यूक्रेन से निकलने वाले शिप्स हैं उनको आने जाने का जो रास्ता है वो प्रदान करें, यानी कि उनमें बाधा ना डाले। तो इसका इम्पैक्ट ये था कि उससे पहले देखा गया है कि भारत में जुलाई महीने में हम लोगों ने देखा 7.44, यानी कि जो 2% से 6% का जो बेंचमार्क इन्फ्लेशन रेट है आरबीआई का, यानी कि 6% से ऊपर नहीं जाने देना, और 4% में एक बहुत ही स्टेबल रेशियो जो मेंटेन करना चाहती है भारत सरकार इन्फ्लेशन की, उसमें भारत सरकार नाकाम साबित हो रही है। और अगर फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो ये 11.5% तक जा चुका है, क्योंकि 2014 से ये जो अपना नया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो लागू हुआ है। उसके बाद अगर देखें तो 11.5% ये सबसे ज्यादा, यानी कि थर्ड हाईएस्ट है। ठीक है, और जो हम लोग बात करते हैं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन की बात होती है। तो जो कोर इन्फ्लेशन है, जिसमें हम लोग एनर्जी और फूड कॉस्ट, जो कि बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है, जो एनर्जी की कॉस्ट है उसको हम लोग अगर एक्सक्लूड कर दें तो 4.9% का एक लो दिखता है हम लोगों को। तो इससे यही साबित होता है कि जो एनर्जी कॉस्ट है और जो फूड कॉस्ट है ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन को इफेक्ट कर रहा है। अगर बात करें कि इन्फ्लेशन और ज्यादा कैसे भारत सरकार इस पे नजरदारी रख रही है, तो एक एक्सपोर्ट लेवी भारत सरकार लगा रही है। किस पे? अनियन पे। इससे पहले भारत सरकार ने नॉन बासमती राइस जो है इसका जो एक्सपोर्ट है उस पे भारत सरकार ने एक इम्पोजिशन लगवाया था। तो ये क्या है एक्चुअल में कि भारत सरकार ये चाहती है कि जो बाहर से सामान इंडिया में आ रहे हैं या इंडिया से सामान जो बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जो भारत से सामान बाहर जाता है इससे यहाँ पर एक सप्लाई शॉर्टेज हम लोग को देखने को मिलता है। इस सप्लाई शॉर्टेज से मार्केट में प्राइस सर्ज होता है। इसको काउंटर करने के लिए जो कि हम लोग पढ़ते हैं क्लास में कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है ये एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो कि आरबीआई सेटअप करती है, जिसके द्वारा वो क्या करती है कि अलग अलग टूल्स को यूज करते हुए मार्केट में प्राइसेस को स्टेबल करने की कोशिश करती है। नाउ गवर्नमेंट ने 40% एक्सपोर्ट लेवी लगाया है दिसंबर 31 तक। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। जो जुलाई में नॉन बासमती राइस का जो शिपमेंट है अगर एक्सपोर्ट कोई करना चाहता है उसमें भी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि कर्व किया था, यानी कि उस पर लिमिट लगाया था। एंड जो पल्सेस और व्हीट है उस पर जो स्टॉक करना है
उस पर भी गवर्नमेंट ने एक लिमिट इम्पोज किया था। बात करें अगर प्रोडक्शन की तो 60% प्रोडक्शन प्याज का ये आपको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से मिलता है। और अगर बात करें वेदर की तो डेफिशिएंट रेनफॉल पहले हम लोगों को देखने मिला था, लेकिन उसके बाद जुलाई के महीने में एक्सेसिव रेनफॉल देखने को मिला, जिससे पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो है वो अफेक्टेड हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अगर रिलेट करें चीजों को तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी विथ रिलेशन टू यूक्रेन रशिया वॉर एंड ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक डिसरप्शन है, यानी कि जो व्हाइट फ्लाई डिजीज है, एक व्हाइट फ्लाई डिजीज हम लोगों ने सुना था कर्नाटका में, जिससे क्या हुआ था कि एक टोमेटो प्राइसेस में भी हम लोगों को जो सर्ज है, आजकल जो टोमेटो में जो प्राइस राइस इतना हुआ था उसको देखने को मिला था। और जो तूर दाल है, जो तूर दाल और टोमेटो का जो प्राइस सर्ज है वो हुआ था ड्यू टू वेरियस रीजन, डेफिशिएंट प्रोडक्शन हो सकता है या डिजीज एफेक्शन हो सकता है, उससे हम लोगों को इन्फ्लेशन में टारगेटिंग देखने को मिला था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगर इन्फ्लेशन टारगेटिंग या इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग कैसे होता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो हमारा इन्फ्लेशन है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड होता है, वहीं से ये रिलेट कर सकते हैं हम लोग। इसको कौन जारी करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जारी करता है, एंड द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये क्या करते हैं कि ये होलसेल प्राइस इंडेक्स को जारी करता है। इसमें बेस ईयर जो है 2011-12 है, 2012 है। बेस ईयर मतलब उस साल के प्राइसेस को साथ कंपेयर करते हुए हम लोग इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं। ठीक है, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये हम लोग फाइनल गुड्स पे मेजर करते हैं। फाइनल गुड्स यानी कि मार्केट प्राइस पे हम लोग इसको नापते हैं। और जो फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांसलेशन यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इसको हम लोग फैक्टर प्राइस पे देखते हैं। फैक्टर प्राइस यानी कि जो फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांसलेशन जिसको बोला जाता है, मतलब फैक्ट्री से निकलते ही इसका होलसेल प्राइसेस पे क्या इफेक्ट होता है उस पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सीपीआई में जो नंबर ऑफ आइटम्स है देयर आर 444 आइटम्स, जिसमें 460 आइटम्स अर्बन में है और 444 आइटम्स रूरल में है। सॉरी 697 टोटल हम लोगों को होलसेल प्राइस इंडेक्सेस में दिखता है, जिसमें जो प्राइमरी फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चरर्ड प्रोडक्ट्स हम लोग को वहां पर दिखता है। फूड का जो वेटेज है वो इसका एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो सीपीआई में फूड का वेटेज ज्यादा है, दैट इज 39.06%। और जो WPI है उसमें अलग से फूड नहीं है, बट फूड आर्टिकल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड फूड प्रोडक्ट्स जो है दैट इज 24.4%। ठीक है, चलिए दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लेशन। बात अगर करें मेघालय हाईकोर्ट की तो ये आप लोग इसको एनवायरमेंटल एथिक्स के साथ जोड़ सकते हैं। जो हमारा एथिक्स एंड एनवायरनमेंट का पेपर है, जो GS3 का पेपर है, उसको आप जोड़ सकते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के साथ। तो उसमें जो मेघालय हाईकोर्ट ने बात कही है कि जो सरकार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए पॉलिसीज तो बनाएंगी, लेकिन उसमें गवर्नमेंट को सस्टेनेबल पॉलिसीज बनाना है। सस्टेनेबल यानी कि हम ऐसा डेवलपमेंट करें जिससे हमारे आने वाले जनरेशन पे इसका कोई प्रभाव ना पड़े, इसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो मेघालय में जो उमियम लेक है उसके आसपास उसको रिवाइव करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे थे, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स थे, उनको बनाते समय गवर्नमेंट ने इस चीज के साथ डील ही नहीं किया कि कैसे उमियम लेक इज अ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी इन नॉर्थ ईस्ट, इसको कैसे प्रिजर्व और कंजर्व किया जाए। तो मेघालय ने इस PIL को, मेघालय हाईकोर्ट ने इस PIL को जब लिसन किया तो उसमें मेघालय वाटर बॉडीज प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन गाइडलाइंस 2023 को मद्देनजर रखते हुए इस बात को कहा कि जो एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो उमियम लेक के आसपास उभरते हुए आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने उस पर थोड़ा सा भी नजर नहीं डाला। और जो नॉर्थ ईस्ट है, मानते हैं कि ये इंडस्ट्रियली बैकवर्ड है, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन, फ्लड्स, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज जो हैं ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इन्हीं सबको मेंशन करते हुए आप एनवायरमेंटल एथिक्स और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को इस चीज के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका GS3 का इकोनॉमी का पार्ट, यानी कि जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, जो RBI है उसने क्या किया है, एक पायलट प्रोग्राम इनिशिएट किया है, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, यानी कि जो क्रेडिट है यानी कि जो लोन लेने की जो व्यवस्था है वो हमारे भारत में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है।
यानी कि आपको लंबा चौड़ा पेपर वर्क करना है, आपको अप्रूवल्स लेने हैं। यानी कि अगर आप अपना एक खुद का कभी भी एक स्टार्टअप अगर स्टार्ट करना चाहे, या फिर अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, या फिर अगर आप पर्सनली लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो पेपर वर्क है एंड दी टोटल फाइल का जो काम होता है, ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड काम है। आरबीआई चाहती है कि एक सीमलेस एफिशिएंट क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम हो और इसको डिजिटली मॉनिटर किया जाए। कैसा? एंड टू एंड डिजिटली मॉनिटर होगा ये। ठीक है, इस बात को हम लोगों ने सुना था, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग है 2023 की, वहां से ये बात उठकर आई थी। ट्रेडिशनल क्रेडिटिंग सिस्टम में हम लोगों को क्या दिखता है, अभी जो चलता है उसमें हम लोगों को बहुत सारा पेपर वर्क, बहुत सारा अप्रूवल, तो उसमें क्या होता है कि फास्टर क्रेडिट मतलब अप्रेजल ये लोगों को मिल नहीं पाता है। तो अगर बात करें कि ये पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनल क्रेडिट क्या है, सो ये एक इनिशिएटिव जो है आरबीआई ने लिया है, इसको डेवलप करेगी कौन? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो एक एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगी और इसका एक ओपन आर्किटेक्चर रहेगा। यानी कि इसमें लोग अपने जो इंटरफेसेस हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस हैं, उसके द्वारा अपने लोन का जो प्रोसेसिंग है उसको पूरा का पूरा मॉनिटर कर पाएंगे। और सभी बैंक्स इसमें जो प्लग एंड प्ले मॉडल, यानी कि जो जब चाहे इस चीज को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, आगे बात करें तो डिजिटल मीन्स के द्वारा अगर क्रेडिट अवेलेबल कराया जाए, जो कि अभी बहुत सारे ऐप्स जैसे कि नावी, यानी कि जो एनबीएफसीज हम लोग पहले बात करते थे, दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, जो लोन प्रोवाइड करते थे, उसी के जैसे अब गवर्नमेंट यानी कि आरबीआई अपने से ही एक क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम लाने की कोशिश कर रही है। जो जो हम लोग पढ़ते हैं जो सिबिल है, उसी के जैसा एक क्रेडिट, जो बोरोवर का जो एबिलिटी टू रीपे द लोन है, जो सिबिल के द्वारा हम लोग आजकल देखते हैं, तो उसी को आरबीआई अपने मॉनिटरिंग सिस्टम पे लाना चाहती है, ताकि जो क्रेडिट मिलने का, जो लोन मिलने का जो प्रोसेस है लोगों के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीमलाइन और इजी हो। ये तीन चीज़ों पे डिपेंड रहेगा। जो एडवर्स सिलेक्शन है, यानी कि जो बोरोवर और लेंडर के बीच का जो एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उस पे काम करेगा। एक्सपोजर रिस्क मेजरमेंट, मतलब ये जो इनिशिएटिव है जो आरबीआई ने लिया है, उसके द्वारा वो जो एक्सपोजर है, उसका जो रिस्क है उसको मेजर करेगा। और डिफॉल्ट रिस्क असेसमेंट, मतलब ये जो पूरा का पूरा रिस्क लेने जा रही है क्रेडिट अप्रेजल करने के बाद, जो बैंकिंग सिस्टम में जो इफेक्ट आने वाला है, उन तीनों चीजों को ये मॉनिटर करेगा। कौन? पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के लास्ट एक छोटा सा जो चीज है, यू कैन रिलेट इट विद GS2। इससे पहले अगर हम लोग देखें तो जो यूएपीए था, यानी कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट था, वो एक ऐसा कानून था जो भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर के डील करता था। अब अगर देखें तो जो नया भारतीय न्याय संहिता बिल, यानी कि जो इंडियन पीनल कोड और जो सीआरपीसी था, उसको जब चेंज किया गया, उसके जब नाम में चेंज लाया गया, कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि जो भारतीय न्याय संहिता बिल, यानी कि द इंडियन पीनल कोड, भारतीय मैं भूल रहा हूं नाम, सीआरपीसी का कुछ एक नाम था, नाम चेंज हुआ है। इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि जो भारतीय साक्ष्य संहिता बिल जो था, भारतीय साक्ष्य बिल जो एक आया था, इसमें भी अगर आप लोग देखें, आप लोग सीआरपीसी का ये देख लीजिएगा, मैं आई कैन नॉट रिकलेक्ट इट राइट नाउ। सो जो ये तीनों का नाम जो चेंज हुआ है, उसमें अगर देखें तो उसपे जो टेररिस्ट, इस शब्द का मेंशन जो मिला है कि टेररिस्ट का जो डेफिनेशन है, ये हम लोगों को सेक्शन 111 के पार्ट 6 के सब क्लॉज ए में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस पे अगर हम लोग देखें तो क्या है कि जो बिल है वो ये बताता है कि जो टेररिस्ट कौन होगा, जो मैन्युफैक्चर करता है, पोजेस करता है यानी कि रखता है अपने पास, किसी से लेता है, एक्वायर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कहीं से कहीं ले जाता है, किसी को सप्लाई करता है या यूज करता है, क्या वेपन,
एक्सप्लोसिव और न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल एंड अनदर डेंजरस सब्सटेंस। जिससे क्या इफेक्ट होता है? जिससे फायर कॉज होता है, फ्लड होता है या एक्सप्लोजन होता है। इससे पहले ये जो फ्लड था, फ्लड कॉज करना, अगर जैसे हम लोगों ने कुछ दिन पहले गुवाहाटी में देखा कि जो पाइपलाइंस का बस्ट होना है, उससे फ्लड सिचुएशन, सडन फ्लड सिचुएशंस क्रिएट हो जाते थे। तो अगर कोई चाहे तो इस चीज को यूज करके उसको टेररिस्ट के डेफिनेशन के अंडर में भी ला सकता है। ठीक है, सेक्शन 111 क्या बोलता है कि मिनिमम 5 ईयर का इंप्रिजनमेंट एंड अगर हो सके तो डेथ सेंटेंस भी मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर अ टेररिस्ट ऑफेंस, ये डिफाइन करता है किसमें? भारतीय न्याय संहिता यानी कि द इंडियन पीनल कोड में। ठीक है, चलिए मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहां पर मैं दे रहा हूं, जो कि ब्रिक्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्या है कि ब्रिक्स ग्रुपिंग प्रेजेंटली कन्फ्रंट्स मल्टीपल चैलेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन द जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इट सक्सीडेड अप टू अ पॉइंट, जो है आपको इस चीज पे पहले कमेंट करना है। उसके बाद आपको ये जो मल्टीपल चैलेंजेस है, मैंने जो आपको चैलेंजेस की बात की, अभी आप और चैलेंजेस इनकर कर पाएंगे क्योंकि जो नए मेंबर्स हैं उसको लेकर के जो भारत का जो चैलेंज है, और उसी के साथ साथ ब्रिक्स एज अ मेंबर जो वो चैलेंज लोगों, मतलब मेंबर कंट्रीज को पोजेस करवाता है, इसी के साथ साथ जो जियोपॉलिटिकल चैलेंज है, जो इकोनॉमिक चैलेंज है जो पोजेस करता है, उसको आप मेंशन करेंगे अपने आंसर में। ठीक है, ब्रिक्स को अप्रेज करते हुए आप एक आंसर जो फॉर्म करेंगे, दैट इज कि उसने मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को तो प्रमोट किया ही है, इसी के साथ साथ जो करंटली चैलेंजेस है, फिर से वही चीज, उसको आप रिजॉल्व करेंगे। उसको आप रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या आइडियाज देंगे, उसको आप इस क्वेश्चन में मेंशन करेंगे। बात करें अगर इन्फ्लेशन की, तो जो इंडियन इकोनॉमी का इन्फ्लेशन का जो सिनेरियो है, उसको अगर आप समझाएं तो आप 2011-12 या 2014 पे जो सीपीआई डब्ल्यूपीआई का सिस्टम आया था, उससे पहले जो था उसके साथ सीपीआई डब्ल्यूपीआई को कंपेयर करेंगे। उसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट मेजर्स लेती है उसके ऊपर भी आप, यानी कि जो फिस्कल एंड मॉनेटरी दोनों जो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं उस पर भी आप बात करेंगे। ठीक है, और जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजीम है, मतलब जो मैंने अभी बात किया, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जिसमें आरबीआई अपने टूल्स को यूज करता है क्रेडिट फ्लो को मेंटेन करने के लिए, और इसी के साथ साथ मार्केट में प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, क्या ये इंडियन इकोनॉमी में अच्छा काम कर रहा है या नहीं, आप इसको समझाने के लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर को मेंशन करेंगे। और क्वेश्चन के आंसर को सेंड करने के लिए आप 7002216693 इस पे भी सेंड कर सकते हैं, या 7318690934 इस नंबर पे भी अपने आंसर्स को पीडीएफ स्कैन कर सकते हैं, जिसका इवैल्यूएशन आपको हम जरूर करके बताएंगे। और मॉडल आंसर्स के लिए भी आप हमारे वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आरोहन सिविल को सर्च करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू सो मच।